आणि आता थेट जाणार आहोत नवी दिल्लीत, कारण अमित शहा यांची पत्रकार परिषद सुरू होतीये। पश्चिम बंगालमध्ये रॅली दरम्यान झालेल्या राड्यानंतर अमित शहा हे पत्रकार परिषद घेत आहेत। मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, आपको नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी आपको संबोधित करेंगे। मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। कल बंगाल में जो घटनाएं हुई है उस पर चिंता व्यक्त करने के लिए और वास्तविक परिस्थिति से आप लोगों को अवगत कराने के लिए ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। अब तक चुनाव के 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। देश भर में 6 के 6 चरण में कहीं पर हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, सिवाय बंगाल के। श्रीमती ममता बनर्जी का आरोप है कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ममता बनर्जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ रही है और हर राज्य में अलग अलग पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, स्थानीय दलों के खिलाफ हमारा मुकाबला है, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं होती है। और 6 के 6 चरण में बंगाल में हिंसा होती है, इसका मतलब ही होता है कि हिंसा का कारण तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंसा करती तो हर राज्य में होनी चाहिए थी। और आप लोगों के टीवी मीडिया के फुटेज भी आप देख लीजिए। 6 के 6 चरण के कंपाइलेशन कर बंगाल की जनता को दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र का गला बंगाल के अंदर घोंटा जा रहा है। मैं कल की घटना की बात करूंगा। कल भारतीय जनता पार्टी का रोड शो था। रोड शो के पहले ही 3 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर बैनर्स लगाए थे उनको हटाने का कार्यक्रम रखा गया, अधिकृत रूप से रखा गया। पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रही। वहां पर संघर्ष कर हमारे कार्यकर्ता को उकसाने का प्रयास किया गया, मगर कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के पोस्टर फाड़े गए, मेरे पोस्टर फाड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पोस्टर उखाड़े गए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांति रखी। रोड शो चालू हुआ। रोड शो के अंदर जिस प्रकार का अभूतपूर्व जन समर्थन कोलकाता की जनता का मिला, वो आप इसके फुटेज देखकर जान सकते हो। कम से कम 2-2.5 लाख लोग 7 किलोमीटर लंबे रोड शो के अंदर फैले हुए थे। 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी। वहां कोई हिंसा का वातावरण नहीं था। 2.5 घंटे तक बहुत अच्छे तरीके से रोड शो हुआ। हमला एक नहीं हुआ है, 1, 2, 3 हमले हुए हैं। और तीसरे हमले में आगजनी, पथराव और बोतल के अंदर केरोसिन डालकर सुलगाकर डालने का घटना भी हुआ। सुबह से पूरे कलकत्ता के अंदर ये रूमर थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर से कुछ लड़के आकर दंगा करेंगे। पुलिस ने ना किसी को अरेस्ट किया, ना वहां पर कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था की, ना उनको रोकने का प्रयास किया। और जितने भी पथराव करने वाले लोग थे वो अंदर की ओर थे, हम लोग रिसीविंग एंड पर थे। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार का दृश्य बना था। आपको इसकी कॉपी भी दी जाएगी। ये फोटो है जो मेरे रोड पर
मेरे रोड शो पर पथराव किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के बचाव करने के साधन से बचता हुआ मैं स्पष्ट दिख रहा हूं और नीचे आगजनी भी हो रही है। आप लोगों को इसके फोटोग्राफ सबको हम दे देंगे। दूसरा फोटोग्राफ है जो आरोप लगा रही है टीएमसी के ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पुतले को तोड़ा गया। आप देख रहे हैं दंगे के बाद की ये तस्वीर है जिसमें गेट इंटैक्ट है। हम तो रोड के बाहर थे, अगर गेट इंटैक्ट है तो अंदर जाकर किसने तोड़ा? अंदर से तो टीएमसी के लोग पथराव कर रहे थे, टीएमसी के लोग केरोसिन बॉम्ब फेंक रहे थे, टीएमसी के लोग लाठी और सलिया लेकर बाहर आ रहे थे। गेट अगर टूटा नहीं है, गेट बंद है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा जो कॉलेज के अंदर है, इसको किसने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी। किसने तोड़ा? ये झूठे प्रकार की सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। ये तस्वीरें बहुत साफ कर रही, वीडियोग्राफी भी कई चैनलों के पास उपलब्ध है और मेरा सभी प्रचार माध्यमों से निवेदन है कि अपने अपने फुटेज सार्वजनिक करें। गेट टूटा ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर थे, टीएमसी के कार्यकर्ता अंदर थे, प्रतिमा अंदर थी, कैसे तोड़ा गया प्रतिमा को? और तीसरी तस्वीर है जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का प्रतिमा रखा था, इसकी तस्वीरें। ये 2 कमरों के अंदर है, कोई बाहर सार्वजनिक रूप से नहीं लगा हुआ है। ये ट्रिब्यून अखबार का तस्वीर है, 2 कमरों के अंदर ये प्रतिमा लगी हुई। अब मेरा सवाल इतना ही है, 7:30 बजे की घटना है, कॉलेज बंद हो चुकी थी, सारा लॉक हो गया था। ये किसने खोला कमरा? कमरे किसने खोले? किसके पास चाबी होती है? कॉलेज पर किसका प्रशासनिक कब्जा है? टीएमसी का है। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इतने लब्ध प्रतिष्ठ शिक्षा शास्त्री के पुतले को तोड़ना, मैं मानता हूं टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बंगाल की जनता भी यह जाननी चाहिए, ये कमरे के अंदर जो प्रतिमा थी, तो कमरे की चाबी किसने दी? ताला भी नहीं टूटा है, चाबी कहां से आई? किसके पास आई? भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास कैसे चाबी आ सकती है? जबकि भाजपा के कार्यकर्ता रोड पर थे। वो सारी घटनाएं, सारे सबूत इंगित करते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा को टीएमसी के गुंडों ने तोड़ा है, हारी हुई बाजी जीत में पलटने के लिए तोड़ा है। दूसरा, बंगाल का जिस प्रकार से 6 चरण में चुनाव चला है, ये सुनिश्चित हो गया है कि बंगाल के अंदर टीएमसी चुनाव हारने जा रही। और मैं बंगाल के अंदर कई सीटों पर सभा कर आया हूं, 16 सभाएं मेरी अब तक हुई हैं, प्रधानमंत्री जी की भी हुई, हमारे वरिष्ठ नेताओं की भी। जिस प्रकार का जन सैलाब वहां हमें देखने को मिला है, हमें मालूम है कि बंगाल की जनता किस ओर जा रही है। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जब पंचायत के चुनाव थे तब भी, ये कोई नई बात नहीं, मगर पंचायत के चुनाव थे, इतना हाईलाइट नहीं हुआ। पंचायत के चुनाव में 60 पॉलिटिकल एक्टिविस्टों की हत्या कर दी गई। देश भर में कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ होगा जहां 60 पॉलिटिकल एक्टिविस्टों की हत्या होगी, और सबके सब विपक्ष के, ज्यादातर भाजपा के। बंगाल हाईकोर्ट ने एक डिसीजन देना पड़ा कि सरपंच का चुनाव लड़ने वालों का पर्चा व्हाट्सएप पर एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि प्रत्याशियों को पर्चा डालने के लिए बंगाल की पुलिस और टीएमसी के गुंडे जाने नहीं देते। 37% लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए,
काउंटिंग के अंदर जहां बीजेपी का थप्पा लगा है वहां नीचे टीएमसी पर भी थप्पा लगाने का कार्यक्रम, इसके वीडियोग्राफी भी जारी हो चुके। और ये 6 चरण के चुनाव के अंदर भी भारी रिगिंग हुई, मगर 5वें चरण के बाद उनको हार सुस्पष्ट दिखाई पड़ती है, इसलिए इन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप लेने का प्रयास किया है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि जहां व्यवस्थाएं ठीक है वहां तो चुनाव ठीक हो रहे हैं। जहां रेगिंग करने का प्रयास हो रहा है बंगाल के अंदर, चुनाव आयोग मूक प्रेक्षक बना हुआ है। चुनाव आयोग ने तुरंत इंटरवीन करना चाहिए। देश भर के अंदर जो हिस्ट्री सीटर होते हैं, पैरोल फरलो कुदाकर जो लोग आए हैं और जो लोग फरार हैं, उनको चुनाव के दिन अरेस्ट किया जाता है। बंगाल के अंदर 107 का बॉन्ड लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। ये 2 स्टैंडर्ड चुनाव आयोग ने क्यों बनाए? बंगाल के अंदर एक भी जगह हिस्ट्री सीटरों की अरेस्ट नहीं हुई। क्यों चुनाव आयोग चुप बैठा है? उनके ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं? मेरे पास सूचना है, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है कि जब तक ये गुंडों को पकड़ेंगे नहीं, ढंग से चुनाव नहीं हो सकते। फिर भी चुनाव आयोग ने यहां से गुंडों को पकड़ने की सूचनाएं पारित नहीं की। अगर इसी प्रकार से चुनाव कराना है बंगाल के अंदर, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ढेर सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं। और मित्रों, मैं अभी भी चुनाव आयोग को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि एक चरण बचा है, कम से कम एक चरण के अंदर बंगाल के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए करना चाहिए। 2 दिन पहले दीदी ने सार्वजनिक रूप से धमकी दी कि मैं बदला लूंगी। योगी आदित्यनाथ और हमारे कई नेताओं को सुओ मोटो कदम उठाकर आपने प्रचार के लिए बैन दे दिया। ममता दीदी ने माइक के जरिए भाषण के अंदर, सार्वजनिक भाषण में धमकी दी। क्यों संज्ञान नहीं लिया चुनाव आयोग ने? उनके प्रचार पर क्यों बैन नहीं किया गया? और ममता दीदी ये मानती है कि हिंसा का कीचड़ फैलाकर वो चुनाव जीत लेगी। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, ममता दीदी, आयु में आप मुझसे जरूर बड़ी हो, अनुभव मुझे आपसे ज्यादा है। चुनाव लड़ने का, लड़ाने का मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। जितनी भी हिंसा का कीचड़ फैला होगी, कमल उतना ही बड़ा बनकर खिलकर बाहर आएगा और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। बंगाल की जनता कभी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकती। मित्रों, जिस प्रकार से बंगाल के अंदर हिंसा का तांडव चला है, मेरा प्रेस माध्यम से भी, मीडिया के मित्रों से भी रिक्वेस्ट है कि इस पर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। मैं एक चैनल नाम देना नहीं चाहता, अगर वो पूछेंगे तो बाद में दे भी दूंगा यहां पर ही, वो चैनल स्वतः पूछेगी तो। टाइटल क्या बनाते हैं? मेरे रोड शो पर हमला होने के बाद अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा, यह टाइटल होता है? या अमित शाह के रोड शो पर तृणमूल कांग्रेस ने हमला किया, यह टाइटल होता है? कितना जस्टिफाई करोगे, कितना बचाओगे? कुछ नहीं कर सकते आप। बंगाल की जनता ने तय कर रखा है कि पराजय टीएमसी का निश्चित है। मैंने 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आप सब मुझे आंकड़ा पूछते रहते हो हर इंटरव्यू के अंदर, हर साक्षात्कार के अंदर कि भाई कितनी सीटें आएगी, क्या आएगी। मैं बंगाल देखकर आया हूं, पूरे देश में घुमा हूं, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं, पूर्णतः आश्वस्त हूं। 5वें और 6ठे चरण के अंदर भाजपा का अकेले का पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और 7वें चरण के बाद अकेली भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों का आंकड़ा पार करने जा रही है। 300 सीटों से ज्यादा सीटें प्राप्त कर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार बना रहे हैं। और मैं बंगाल की जनता के आक्रोश को कल देख कर आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है ये आक्रोश मत में परिवर्तित होने वाला है। जिस प्रकार से बंगाल के अंदर स्थिति बनाई है ममता दीदी ने, बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं कर सकती।
अभी अभी समाचार मिला कि मुझ पर एफआईआर दर्ज की है। ममता दीदी, आपकी एफआईआर से हम बीजेपी वाले नहीं डरते। मुझ पर तो सिर्फ आपने एफआईआर करी है, मेरे 60 से ज्यादा कार्यकर्ता की जान आपके गुंडों ने ले ली है, फिर भी भाजपा ने अपना अभियान नहीं रोका है। अगर आप ये संदेश देना चाहती हैं कि मुझ पर एफआईआर कर कर 7वें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डर जाएगा, मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बंगाल की जनता और जुनून के साथ और जोश के साथ और आक्रोश के साथ आपको हटाने के लिए मतदान करने जा रहे हैं। आप 23 तारीख तक का राह देखिए ममता दीदी, आपके दिन समाप्त हो चुके हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। संजय जी, अमित जी, ममता जी ने कल धमकी दी है, ममता बनर्जी ने, कि वो इस समय चुपचाप शांत बैठी हुई है, अगर वो चाहें तो मात्र 2 मिनट में दिल्ली का भाजपा कार्यालय और कोलकाता का भाजपा कार्यालय भी खाली करा। हाँ तो करा ले भैया, आप लोग भी बैठे हो, चाय पिलाना उनको, हमें तो निकाल देगी वो। पॉलमी। अमित जी, जो एफआईआर की आप बात कर रहे हैं, जो कोलकाता में आपके खिलाफ दर्ज हुआ है, जिसमें आपका नाम लिखा गया है, उसमें ये कंप्लेनेंट ने लिखा है कि खुद आप वहां पे मॉब्स को भड़का रहे हैं। पूरे मीडिया, एक कोई कार्यक्रम छिपा कार्यक्रम नहीं था, सार्वजनिक कार्यक्रम था, लाइव था, माइक पर के नारे भी सुनाई दे पड़े, सब कुछ है। आप भी देख लीजिए, ममता दी भी देख ले। देवेंद्र प्राशर। नहीं, देखिए, इन्होंने धमकी देने की भाषा और धमकी देने की संस्कृति को अपनाया है और शुरू में उनको सफलता मिली, सब इग्नोर करते थे, मगर अब बंगाल की जनता उनको बदलने का मन बना चुकी है। मुझे पूरा भरोसा है 23 से ज्यादा सीटें, ऊपर का आंकड़ा मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता क्योंकि बोलने से थोड़ा अति आत्मविश्वास लगेगा, मगर 23 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने जा रही है। जी, तो मैं तो कहता हूं कांग्रेस और टीएमसी दोनों एक साथ ही है। हमारी सहयोगी पार्टियों ने कहा, कल जदयू ने भी किया है, आपका ध्यान नहीं गया। अभी शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और सुखबीर सिंह बादल और सरदार प्रकाश सिंह बादल के भी बयान आए। नहीं तो वो क्यों करेंगे भाई, वो तो सब गठबंधन के अंदर है। उनको तो येन केन प्रकारेण मोदी हटाओ का उनका लक्ष्य है, वो क्यों करेंगे? प्रेषित लोकतंत्र बचाओ का लक्ष्य नहीं है, मोदी हटाओ का लक्ष्य, येन केन प्रकारेण। पहले वायलेंस नहीं हुए, हमला हुआ है भैया। हाँ, भाई सारे फ्रंट तो तब काम आते हैं जब हमारी सीटें कम हो। हम 300 से ज्यादा सीटें, ऑपोजिशन के कितने भी फ्रंट बने, लीडर ऑपोजिशन तय कर ले, हमें क्या आपत्ति है, कोई भी करे। लीडर ऑपोजिशन तय करने के लिए अगर कोई फेडरल फ्रंट बनाना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें बनाना चाहिए, डेमोक्रेसी है। हो सकता है इस बार भी किसी की लीडर ऑपोजिशन के लायक सीटें ना आए तो सब इकट्ठा होकर लीडर ऑपोजिशन बनाना चाहते हो। विकास भदौरिया। अमित जी, ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर की प्रोफाइल चेंज करके ईश्वरचंद्र विद्यासागर की फोटो लगा दी है, बाकी कार्यकर्ताओं ने भी कुछ ऐसा ही किया। दूसरा मेरा सवाल यह है कि कल जब आप पर हमला हुआ तो आप इसको केवल चुनावी हिंसा के तौर पर क्यों देख रहे हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि ये आपकी हत्या की भी साजिश हो सकती थी? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कल अगर सीआरपीएफ न होती तो वहां से बचकर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अभी तस्वीर देता हूं, आप देख लीजिएगा। मेरे कार्यकर्ता बहुत मारे गए हैं, मुझ पर हमला होना, मैं
स्वाभाविक समझता हूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु तृणमूल कांग्रेस किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है, ये कल सिद्ध हो चुका है। और अगर कल सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन मुझे प्राप्त न होता तो मेरा वहां से बचकर निकलना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सौभाग्य से ही मैं बचकर आया हूं। अमित जी। नहीं, सुनिश्चित रूप से अगर कुछ छिपाना नहीं है तो मैं ममता जी को कहता हूं कि इसकी एक बार किसी न्यूट्रल एजेंसी से दिल्ली, कलकत्ता हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बनाए ऐसी एसआईटी से जांच करा ले जरा, अगर कुछ छुपाना नहीं है तो। अगर अपनी पुलिस से ही अपनी तरह से ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो कराए, 23 तारीख के बाद देखा जाएगा इसको। अभी सर, मैं आमिर हूं न्यूट्रिशन से। आरोप ये लगा रहे हैं ममता की तरफ से कि बड़े कार्यकर्ता यहां से बंगाल जा रहे हैं और वहां पे वो वायलेंस करके और खासतौर पे पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को बेनिफिट मिल सके। मेरा इतना ही पूछना है कि हम तो देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं ना भाई। केरल में भी लड़े, तमिलनाडु में लड़े, आंध्र में लड़े, तेलंगाना में लड़े, यूपी में लड़ रहे हैं, बिहार में लड़े, कहीं क्यों वायलेंस नहीं होती? क्योंकि वहां टीएमसी नहीं है। और बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि वहां टीएमसी है। सरल जवाब है। ममता जी इतनी भोली बनकर न पूछे, और आप भी ये तर्क को ममता जी के स्वीकार न करो, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। मेगा जी टाइम्स नाउ। अमित सर, कल रात से टीएमसी के कुछ नेता, स्पेशली डेरेक ओब्रायन, कुछ वीडियोस रिलीज कर रहे हैं अपने ट्विटर फीड पे, एंड दीज आर वीडियोस जिसमें ये दिख रहा है कि सैफरन पहने हुए लोग आग लगा रहे हैं मोटरसाइकिल्स में। नाउ दे आर सेइंग दैट दिस इज अ वीडियो टू सी कि बीजेपी के कार्यकर्ता। मगर मोटरसाइकिल हमारी है मेगा जी, हमारी मोटरसाइकिल हम जलाएंगे। सारे नंबर दिखवा दीजिए। हमारी मोटरसाइकिल है, जीप जली है वो भी हमारी है। हमारी मोटरसाइकिल हम जला देंगे। जी अब अमित जी, ब्रह्म प्रकाश जी, मेरा सवाल ये है, पिछली बार चुनाव आयोग ने पिछले फेज में जब पुलिस पर आरोप लगा था, स्थानीय पुलिस पर, तब पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मतदान बूथ पर तैनात कर दिए थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि आरएसएस के कार्यकर्ता पैरामिलिट्री फोर्स की ड्रेस में आए हैं और वो गड़बड़ कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, बंगाल में जिस तरह के हालात हैं, क्या राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए जिस तरह के हालात? हमारी ऐसी कोई मांग नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं है। ये शासन वैसे ही 23 को समाप्त होने जा रहा है भाई। जनता ही समाप्त कर देगी। नीलू रंजन। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है और सरकार के दबाव में काम कर रहा है। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल निष्पक्ष नहीं है, किसे सही माना है? देखिए, घटनाओं के आधार पर आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। बीजेपी रूल स्टेट में कहीं पर भी 16 के 16 स्टेट में कहीं पर इस प्रकार की घटना आपके नजर के सामने आई है क्या? आई है तो बताइए मुझे, हाँ या ना कहिए। रैगिंग की फरियाद भी हुई है तो कौन कर रहा है और किसकी फेवर चुनाव आयोग कर रहा है? क्यों अकेले टीएमसी रूल स्टेट के अंदर ये होता है? कई प्रकार के शासन है देश के अंदर। उड़ीसा के अंदर नवीन बाबू का शासन, कहीं इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई भाई कि प्रधानमंत्री जी की रैली हो, दूसरे दिन हमारे कार्यकर्ता को लटका दिया जाए कि क्यों जमीन दी रैली के लिए। और वो मुझे कहती है कि अमित शाह भगवान नहीं है। मैं तो नहीं हूं दीदी, आप मत समझिए अपने आप को भगवान। पायल जी। सर, चुनाव आयोग के पास आपका जो डेलीगेशन है वो कल शाम को गया था, क्या स्पेसिफिक कुछ डिमांड है आपकी? क्योंकि लगातार आप सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की मांग करते रहे। हमने डिमांड तो रखी है, मगर मुझे कोई बहुत आशा नहीं है चुनाव आयोग कुछ करेगा। चुनाव आयोग शुरू से बंगाल के अंदर पार्शियलिटी के साथ काम कर रहा है। आप जी पूछिए। सर, पहले चरण से लेके अब तक लगातार बंगाल में हिंसा हो रही है। ममता जी कहती हैं हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। कैसा लोकतंत्र है सर? भाई तेरे सवाल का एड्रेस गलत है। ये ममता बनर्जी को पूछना है। ये मैं भी आपकी तरह कह रहा हूं, ये कैसा लोकतंत्र है? हिमांशु।
नहीं, आप उनसे और क्या अपेक्षा करते हो? वो तो वही कहेंगे। आप आखिरी में जी पूछिए। हाल के दिनों में देखा चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ समेत कई ऐसे लोगों पे कार्रवाई की और उनको बैन भी किया प्रचार करने से, लेकिन वही साथ में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चिंता की बात लगातार कर रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि देश के पश्चिम बंगाल में कुछ और चुनाव आयोग की नीति है और बाकी देश के हिस्सों में कुछ और है? मैं कह चुका हूं ऑलरेडी पहले कि पश्चिम बंगाल के और बाकी देश के चुनाव के स्टैंडर्ड्स चुनाव आयोग ने अलग अलग रखे हैं। आप न्यूज 18। सर, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी पर निशाना साधा है पश्चिम बंगाल की घटना, तो इस पर क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है भाई, देखो ये सारे लोग इकट्ठा होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई तबला बजाएगा, कोई सारंगी बजाएगा, कोई हारमोनियम बजाएगा, इसमें आप इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? जी आप आखिरी सर जी। ये बुझ रहे नहीं, क्या बात कर रहे हो? पहली बार, कई बार कहा हमने तो। हाँ, वो कई बार कहा, जा जाकर इलेक्शन कमीशन में निर्मला जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी हर चरण के वक्त जाकर कंप्लेन दिए, रीपोल की मांग करी है, कहीं रीपोल नहीं कराया गया है, हर बार कराया हमने। नंदिता प्रतिदिन पूछिए नंदिता जी। नहीं, मेरे मन में भी फ्रस्ट्रेशन है कि टीएमसी वोट बैंक की राजनीति के कारण ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को कैसे तोड़ सकती। मैं भी फ्रस्ट्रेट हूं, इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूं। मैं भी खुद फ्रस्ट्रेट हूं। प्रतुल अमित जी, डेरेक ओब्रायन, टीएमसी डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके कहा कि आपने बंगाल को कंगाल बंगला कहा है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कहकर बच नहीं सकते। क्या इसकी मांग इसको कैसे? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कहा कि दीदी के रूल में सोनार बांग्ला की जगह कंगाल बांग्ला बनने की दिशा में बंगाल जा रहा है, और मैं कल फैक्ट एंड फिगर भी देकर आया हूं। डेरेक ओब्रायन जरा इसका जवाब दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू। वाचू शकलो नसतो असं म्हणत हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट यांच्या मार्फत SIT मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली अमित शहा यांनी।